Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Domestic stocks rise marginally amid negative global cues. Asian equity indices decline due to escalation in US-China tensions and increasing COVID-19 cases. And gold and silver prices hit all-time highs in the national capital. आर्थिक सुर्खियों में वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक गतिरोध और कोरोना मामलों में बढ़त से एशियाई बाजारों में भी गिरावट, और दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाई पर दर्ज। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 15 अंक की मामूली बढ़त से 38,041 के स्तर पर बंद हुआ। देश में कोविड के बढ़ते मामलों और वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों से शेयर बाजार में नरमी रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14 अंक की मामूली बढ़त से 11,214 के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.4% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.8% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। Domestic equity benchmark Sensex and Nifty today ended flat as muted cues from global markets and spiking COVID-19 cases in the country kept investors on the edge. After touching a low of 37,787 during the day, the BSE Sensex settled just 15 points, or 0.04% higher at 38,041. Similarly, the NSE Nifty rose 14 points, or 0.12% to finish at 11,214. In the broader market at the BSE, the mid-cap and small-cap outperformed the Sensex. Mid-cap surged 1.44% up and small-cap gained 0.78%. Asian Paints was the top gainer in the Sensex pack, spurting over 4%, followed by Bajaj Finance, Bajaj Financial Services, IndusInd Bank and Maruti. On the other hand, Titan, HCL Tech, Infosys, Sun Pharma and Mahindra were among the laggards. According to traders, market sentiment turned choppy, tracking weak cues from global indices amid reports that the Trump administration was considering a proposal to crack down on Chinese companies listed in the U.S. Spiking COVID-19 cases also kept investors jittery, they said. Registering over 60,000 new cases in 24 hours for the first time, India's COVID-19 tally today crossed past 20 lakh. The number of cases around the world linked to the disease was crossed 1.9 crore. उधर अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज बिना किसी बदलाव के 74 रुपये 93 पैसे प्रति डॉलर के पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक गतिरोध से मुद्रा बाजार में भी नरमी का ही दौर रहा। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं शेयर बाजार की आज की हलचल पर? कल काफी बड़ी गतिविधियां भी हुई थी। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की जो घोषणा की थी उसका असर कहीं न कहीं आज पड़ते हुए नजर आना था, लेकिन दो चिंताएं जो हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? कितना संतुलन बना पाएगा शेयर बाजार ये दोनों खबरों के बीच? देखिए, जो मार्केट की जो दिशा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टॉक मार्केट यदि आप देखें तो पिछले 4-5 महीनों के जो ऊंचे वाले स्तर हैं, जो टॉप लेवल्स हैं, वहां पर मार्केट चल रहा है और काफी लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बाजारों में गिरावट आएगी। ऐसा नहीं हुआ। तो टू सम एक्सटेंट मार्केट्स ने सरप्राइज किया है इन्वेस्टर्स को बाय द एबिलिटी टू होल्ड एट दीज लेवल्स। एक और खास बात हम बाजारों में देख रहे हैं कि हालांकि शुरुआती दौर में जब बाजार में रिकवरी शुरू हुई थी अप्रैल के बाद, तो हमने देखा था कुछ चुनिंदा शेयरों में तेजी थी और ज्यादातर जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स थे उनमें हम कोई बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखते थे या बहुत बाइंग नहीं देख रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह से हमने देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बाइंग है। तो
वहां पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और यदि हम इस सप्ताह को भी देखें तो हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 1% की बढ़त रही पूरे सप्ताह में, उसके सामने जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 4 से 5% उनमें हमने बढ़त देखी। तो अभी जो मार्केट है वो ब्रॉडर मार्केट में रैली देख रहे हैं, ज्यादा शेयर्स में हम रैली देख रहे हैं, जो मार्केट ब्रेड्थ जो है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट एक ब्रॉडर बाइंग है, डोमेस्टिक बाइंग है। कोई देखिए एफआईआई की बाइंग चल रही है बाजारों में, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस वक्त बहुत एक्टिव हैं इस बाजार में, और मुझे लगता है कि इसका अच्छा असर रहेगा ऑन जनरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। पुनीत, बाजार में जो शेयर बाजार की दशा और दिशा आपने बताई बहुत बेहतर है। दो चीजें अगर मैं कहूं कि ये अगर फौरी अनुमान आपसे मैं पूछना चाहूं तो बाजार कितना रेंज के बीच में आपको नजर आता है, एक बात। दूसरी बात, इस तेजी में बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या उसकी कोई चिंता आ सकती है? देखिए, जहां तक वॉलेटिलिटी का सवाल है या रेंज का सवाल है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स है वो एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, कितना की बाजार में कितनी उतार चढ़ाव आ सकता है, तो उस एक्सपेक्टेशन को दर्शाता है। तो विक्स जो है वो इस वक्त करीब पिछले कई महीनों के लोएस्ट लेवल पर है, यानी 22.37, 22-23 के आसपास विक्स आ गया है। जब बिल्कुल पीक पैनिक था बाजार के अंदर तो ये विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो था वो 80 के आसपास था, और 80 से गिरकर वो अब करीब 20 या 25 के बीच में चल रहा है। तो ये हमें एक सजेस्ट करता है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा मार्केट के इंडेक्सेस में मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती, यानी बहुत ज्यादा बढ़त या बहुत ज्यादा घटत यहाँ से अभी इमीडिएटली मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती। ऐसा हमें विक्स के माध्यम से अनुमान होता है। जहां तक मैं ये कहूंगा कि मार्केट की जनरल एक मूवमेंट है, डेफिनेटली इसके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग है, कुछ हमने देखा है फंड फ्लोज रहे हैं एफआईआई से, उससे बाजार को काफी स्ट्रेंथ मिली है। और क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है उसकी जो रैली है वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है मेरे हिसाब से मार्केट के लिए, एंड आई होप इट सस्टेन्स, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो तो एक अपने स्तर पर चल रही है। कंपनीज के रिजल्ट हम देख रहे हैं वो मिले जुले हैं, कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, कुछ सेक्टर्स में रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, और जून क्वार्टर वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि जो जून और जुलाई और अगस्त का जो महीना अब चल रहा है, मार्केट्स का अनुमान है कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, इस वजह से हम मार्केट्स में थोड़ा बेटर देख रहे हैं प्राइसेस। Puneet, has there been action by day traders? If you look at even the volatility today, it was low as 37,787 before closing at 38,041 at closing. And we see that in the telecom index yesterday, it fell by 0.3%. It went up by 1% today. The IT index, which gained by 2% yesterday, fell by 1.1%. Was a profit taking there along with consumer durables. Do you think that there is right now not only stock specific action but a lot of buying and selling short term overnight by day traders? That is true, Arjun. Actually, we have seen larger participation of retail investors in this market who generally trade in the market. So the volumes have also gone up. In fact, if you see some of the sectors which are not doing well earlier, like metals, they have done very well. In fact, one of the major sectors which has been lagging in this entire rally is the financial sector or the banking stocks, which have even particularly private sector banks, which have not done that well as compared with other stocks. So clearly, there is a sectoral activity. There are stocks that generally which are moving in tandem. So you look at pharma stocks, you look at metal stocks, we look at IT. These stocks have done relatively better than other sectors. And only recently we have seen FMCG and realty also perform better. So definitely there is a lot of short-term trading happening in not only in indices. Short-term trading is happening now in specific stocks also. Usually that happens when markets go up, retail investor interest goes up, and that is what we are seeing now. We're also seeing that the power index went up by 1.2% along with utilities, which gained 0.9%. And there are stock-specific actions when you look at Adani Transmission, for instance, which went up by 9%. And if you look at the long build-up in the futures market, Torrent Power went up. What's the story in this power and utilities indices? So when we talk about, let's say, stocks like Adani Transmission, the company came out with results which are better than expected.
they've done very well even in the June quarter. So clearly, power sector, which was really reeling from a lot of pressures, there were regulatory issues, there were issues about cash flows about the sector. I think a lot of those concerns have been taken care of lately. We have seen power companies do much better. Their operational efficiencies have gone up. Their cash flow problems are getting addressed to some extent. So I think to some extent, sectors which have been neglected in the past and the valuations are extremely low, those sectors have attracted retail buying in the last few weeks, because I think investors are seeking value right now, and they're trying to make short-term gains on that. So clearly, power sector has been one of the better performing stocks. Like I said earlier, metal stocks, which are earlier not doing well, they have started doing better now. So this sectoral rotation is happening now in the markets. What about private NBFCs like Bajaj Financial Services? We saw even consumer durables going up. Yesterday there was profit booking. Today, then you have the monetary policy remaining unchanged for repo, MCF, and the bank rates. Repo is still unchanged at 4%. Do you think there's right now a sense or a sentiment building up in the market that the consumption story is coming back, but for items where the loan amount is much smaller as opposed to the auto index? So, as far as private banking, private NBFCs are concerned, there are several types actually. So there are NBFCs which lend only to retail investors. There are NBFCs which lend only to gold, for security against gold. So different kinds of NBFCs are there. But general theme is that the consumption which had collapsed in the June quarter, that consumption has been coming back stronger than expected. So we find general economic activity better than what most people had expected. If you see the auto sales which had collapsed completely in the month of April, May, June, auto sales have been picking up, and therefore, in spite of the fact that auto numbers are very bad for the June quarter, we have seen auto stocks go up. So Mahindra & Mahindra went up to 600 levels, which was almost pre-COVID levels. So clearly, markets are expecting that economic activity will pick up much faster than what we had anticipated initially. Similarly, I think for other pockets of the economy, the rebound is happening. People are less scared about getting out, or although there are state-wise lockdowns and which are hampering supply chains. But even then, I think overall, if you look at numbers, economic numbers, they are much better. RBI's policy yesterday was very supportive of growth, particularly financial sector. They have offered some kind of a restructuring, one-time restructuring for retail loans, for small personal loans, for corporate loans. I think that should help the financial sector somewhat in addressing these issues about liquidity with the business circles. पुनीत, इसी चीज पे मैं जरूर आपका ध्यान चाहता था। जो कल आरबीआई ने जो रीस्ट्रक्चरिंग सारे लोन्स की बात की है, क्योंकि मोरेटोरियम को और बढ़ा पाना शायद अर्थव्यवस्था के लिए भी और आर्थिक जगत दोनों के लिए कहीं ना कहीं गलत कदम होता या सही कदम नहीं होता। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात आई है, इसके फौरी तौर पे क्या फायदे होते हुए नजर आते हैं, और क्या इससे हमारे कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ जो एक खुदरा हमारा व्यापारी है, उसके लिए इसके कितने लाभ आपको नजर आते हैं ऐसे कठिन दौर में? अमित, आपने ठीक कहा। अब देखिए, 31 अगस्त तक तो मोरेटोरियम था, जो कि यदि आप बैंक का लोन नहीं देना चाहते थे तो आप वो डेफर कर सकते थे और आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन इस पॉलिसी को आगे बढ़ाना काफी कठिन रहेगा, काफी मुश्किल रहेगा, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर भी उतना प्रेशर नहीं ले सकता। तो जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल आरबीआई ने दिया है, वो ये कहा है कि जो इवन पर्सनल लोन्स हैं, जिन्होंने हाउसिंग लोन्स हैं या कार लोन है या पर्सनल लोन उन्होंने लिया बैंक से या एनबीएफसी से, वो अपने लोन्स को रिस्ट्रक्चर, एक बारी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अलाउड है यदि आपने 31 मार्च तक आपका डिफॉल्ट नहीं था। यदि आप क्रोनिक डिफॉल्टर हैं, यानी 31 मार्च से पहले भी आप डिफॉल्ट था आपका, तब तो आपको ये रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपका पुराना रिकॉर्ड सही साफ है और पेंडेमिक के टाइम ये ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग आप करा सकते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग में ये सुविधा है कि आपका जो लोन का टेन्योर है वो आप दो वर्षों तक और बढ़ा सकते हैं। यानी उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है, आपकी ईएमआई काफी कम हो सकती है, क्योंकि आपका टेन्योर आप बढ़ा देंगे 2 वर्ष तक, तो उसमें टेन्योर कम होगा, और एक उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं अकाउंट को अपने। और 31 दिसंबर तक ये सुविधा है बैंक्स के लिए और एनबीएफसी के लिए कि वो अपने लोन्स को रिस्ट्रक्चर करें और कोई उनको एडिशनल बर्डन नहीं पड़ेगा बैंक के ऊपर इसको रिस्ट्रक्चरिंग करने में। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा
5-6 महीने का समय है लोगों के पास कि वो अपने जो फाइनेंशियल हैं उनको असेस कर पाएंगे कि भाई कितना वो रीपे कर सकते हैं, कितना ब्याज दे सकते हैं, और उसके मुताबिक बैंक्स को रिस्ट्रक्चर करेंगे। इसमें एक और खास बात है कि बैंक्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो जिस प्रकार से चाहे वो रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कोई एक आरबीआई ने कोई स्ट्रेट जैकेटेड सोल्यूशन नहीं दिया है कि आप ऐसे ही रिस्ट्रक्चर कीजिए। बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप जिस प्रकार से चाहें, जो सूटेबल लगे आपको, आप वैसे रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए। मुझे लगता है कि अच्छा कदम है, और पर्टिकुलरली जो पर्सनल लोन्स और एमएसएमईज जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, उनके पास एक काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना 2-3 महीने में असेस करके वो अपने लोन्स की और जो लाइबिलिटीज हैं आगे की, उसको थोड़ा टेन्योर बढ़ा सकें, इंटरेस्ट रेट कम कर सकें, ईएमआई कम कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं उसमें है। इन सारे कदमों से अर्थव्यवस्था को गति मिलती हुई कितनी नजर आती है, और हमारा जो अभी दूसरी तिमाही, पहली तिमाही में से तो जरूर नतीजों की उम्मीद करना बेमानी था, लेकिन दूसरी तिमाही के बाद जब हम तीसरी तिमाही की तरफ बढ़ेंगे, उस समय कंपनी जगत का प्रदर्शन कैसा नजर आता है? देखिए, पहली बात तो ये जो कदम उठाए हैं आरबीआई ने, मुझे लगता है कि डिमांड को रिस्टोर करना है। क्योंकि जैसे अगर आप फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर, रिटेल कंज्यूमर्स के ऊपर या बिजनेसेस के ऊपर, तो उनकी कंजम्पशन करने की या उनकी जो बिजनेस को आगे बढ़ाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो रिस्ट्रक्चरिंग होने से और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने से ये एक हम डिमांड जो है उसको वापस ला पाएंगे, इकोनॉमी को बेटर रिस्टोर कर पाएंगे। साथ में मैं ये कहूंगा कि देखिए, जैसे जैसे ये जो सेकंड क्वार्टर चालू होगा, जो जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर है, इसमें जो कंपनी से हम कमेंट्री सुन रहे हैं, वो कमेंट्री ये है कि 70 से 80% जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो रिस्टोर हो गई है, जो प्री कोविड लेवल था वहां से 70 to 80%। इवन ऑटोमोबाइल कंपनीज भी बता रही हैं कि 70 से 80% उनकी जो सेल्स हैं वहां पर वापस आ गई हैं। तो मुझे एक प्लेजेंट सरप्राइज लगता है। ऐसा लगता था कि काफी समय लगेगा इकोनॉमी को कॉन्फिडेंस गेन करने में, पर ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि बाय टुवर्ड्स अक्टूबर, मे बी बाय नवंबर, हम लोग वापस प्री कोविड लेवल का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उस पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं हम प्री कोविड से टेन्योर के टाइम आसपास पहुंच जाएंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो जीएसटी कलेक्शन है वो तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। अब सरकार के पास ऐसी स्थिति में उनके पास खर्च करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च करने के लिए, ढांचागत सुविधाओं को तो सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए फिलहाल उनकी किटी में कितने पैसे नजर आ पाएंगे, बच पाएंगे, जो इन सारी चीजों की निरंतरता और गति बनाए रखे? देखिए, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तो अभी स्लो है और टारगेट के नीचे है। तो सरकार को, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट वैसे ही बहुत ज्यादा था पहले, और तो सरकार के पास जो हेडरूम है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग का वो कम था। इसी वजह से सरकार ने एक फैसला किया कि उनका जो पहले बजट आया था तब उन्होंने कहा था कि हम 7 लाख करोड़ रुपया बाजार से बोरो करेंगे स्पेंडिंग के लिए। उस टारगेट को बढ़ाकर उन्होंने 12 लाख करोड़, यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बोरो कर रही है मार्केट से टू स्पेंड इन द इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास बहुत हेडरूम तो नहीं है कोई फिस्कल स्टिमुलस देने का या कोई इस प्रकार का बहुत एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करने का। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो यदि 80,000 90,000 करोड़ के आसपास और 1 लाख करोड़ के बीच में वो रहती हैं, तो हमारा अंदाजा है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन विल फॉल शॉर्ट बाय 10% और सो, जो कि ये जो पूरा मैंने बताया जैसे 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ज्यादा बोरो करेगी, फिर वो डेफिसिट को कवर कर लेगा। और उससे मुझे लगता है कि सरकार के पास सफिशिएंट कैश होगा फॉर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर वेजेस, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। Puneet, very briefly, you have the AGR hearing for telecom sector by the Supreme Court on August 10. We saw the short covering in the telecom sector, which went up by 1% today. What's the likely pricing for telecom stocks next week and the outcome of the Supreme Court hearing? So Supreme Court hearing really affects the 3 large telcos. There are 3 large telcos. One is Reliance Jio, the other is Airtel, and third largest is Vodafone. And then there are very small players who are almost closed. And so I think AGR hearing really has a major bearing on Vodafone Idea. Because they have accepted that they have to pay the money. Only thing is they're asking for is they want a 10 or 15 or 20-year period to have some kind of a leeway in terms of repayment of these dues. So I'm expecting that as Supreme Court will be somewhat lenient in terms of repayment terms, because this money will come to the government.
maybe over 10 years or 15 years. And there's no point in shutting down large companies like Vodafone Idea, because if they're asked to pay immediately, they will definitely shut down. I don't think anybody wants that. So my own sense is that Vodafone Idea will get some relief in terms of repayment period. Other two companies, Reliance Jio, of course, has no major liability. Airtel has a large liability, but Airtel has been paying dues, and they have the financial muscle to pay in the immediate term. So I think the major impact will be on Vodafone Idea rather than the other two. पुनीत बने रहिए हमारे साथ। कुछ नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक गतिरोध का असर एशियाई बाजारों पर भी नजर आया और बाजारों में गिरावट का दौर रहा। जापान का निक्केई 0.4%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स %, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1% और हांगकांग का हैंगसेंग 1.6% की गिरावट से बंद हुआ। हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आया। कारोबार के दौरान लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक में 0.3% तक की गिरावट रही, जबकि जर्मनी का शेयर सूचकांक मामूली बढ़त से कारोबार करता नजर आया। Moving on to the US market, the S&P 500 and Dow edged higher yesterday as investors held out for more US government stimulus, but an escalation in Sino-US tensions over TikTok and disappointing quarterly earnings from Ralph Lauren and AIG capped gains. Dow Jones Industrial Average gained 0.7%, S&P 500 rose 0.6%, and the Nasdaq Composite Index jumped 1%. Puneet, your views on the US economy, the demand for more government stimulus to MSMEs there, and what is really escalating in terms of the Sino-US relationship? We've already talked about it before, but what is happening right now? So Arjun, US markets are obviously responding to a number of variables right now. One, of course, is the economy, where the jobless numbers came out today, which were better than expectations. Then there is this US-China tension which is going on trade front. And I think the biggest issue in the coming months, and the so-called elephant in the room, really is the US elections, because US elections are scheduled for first week of November. And I think they're going to determine what direction the US government is going to take in the next couple of months. My own sense is that US government will remain very combative towards China, and the trade tensions and economic tensions with China will continue to simmer as far as US is. And that will really underpin how markets respond. But I think the US economy numbers that we are getting are still not very disappointing. They're okay. The consumer demand has been very good. The stimulus package has been very effective in US in driving demand. So my own sense is that the US economy is in okay shape. They're not doing too well, but they're not doing too badly. It really shrunk very badly in the first quarter, but I think it's coming back to a growth path. So clearly, I think next 3 months will be determined more by the US elections than by economic news or by the other factors that affect the markets. So that is what we need to watch really. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देशवासी अधिक से अधिक हाथ से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करें। In more news, Minister of Railways Piyush Goyal and Agriculture Minister Narendra Singh Tomar today flagged off country's first Kisan Special Parcel Train or Kisan Rail through video link. The first train will transport material between Maharashtra's Devlali and Bihar's Danapur railway station. The Kisan Rail will carry fruits and vegetables and will make stoppages at several stations and pick up and deliver them. The train will cover a distance of 1,519 kilometers in around 32 hours. Speaking on the occasion, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said Kisan Rail will prove to be a milestone and will bring prosperity to farmers. पुनीत, शायद ये समय की जरूरत के मुताबिक ही है, क्योंकि किसानों को अपनी उपज के लिए सही बाजार मिलना भी बहुत जरूरी था, जिसकी कमी को इस तरह की जो रेल सेवा है वो पूरी कर पाएगी। बिल्कुल अमित, देखिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला इस लॉकडाउन के दौरान ही लिया था, जब एपीएमसी एक्ट कि यानी जो किसान है वो अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सिर्फ लोकल मंडी के थ्रू बेच सकते थे, वो उन्होंने एपीएमसी एक्ट को रिपील कर दिया था। और अब किसान के पास सुविधा है कि वो देश में जहां चाहे बिना किसी रुकावट के अपना माल बेच सकता है। तो लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अपना माल को कैसे लेकर जाएंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, और वो एफिशिएंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो किसान रेल की जो सुविधा है वो उसी एक डायरेक्शन में कदम है टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू फार्मर्स
कि वो अपना जो प्रोड्यूस है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और सही मंडियों में या सही मार्केट्स में उसको बेच सकें. Do you think, Puneet, it will bring down inflation, prices of fruits and vegetables, produce, which is being distributed through rail freight now instead of going by road? Absolutely. First of all, road transportation is very expensive compared to rail transportation. Secondly, I think for long distances, if you are moving goods from one state to another state, it is practically impossible to use road transport, and it's very expensive. So clearly, I think we need to drive that message that agriculture produce can move freely across the country and can be available from anywhere where it is surplus. So farmers will not be burdened with extra stocks in the godowns. They can easily move it to a different market and then sell it there. Well, let's have a look at the oil market now. Oil today dipped below $45 a barrel on worries that a demand recovery would slow due to a resurgence of coronavirus cases. Although a pledge from OPEC member Iraq to cut oil output further in August provided support. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $44.60 per barrel, while WTI crude prices were around $41.40 per barrel. Puneet, very briefly, do you think oil prices are actually creeping up instead of creeping down according to the story? And how worrisome is COVID-19 cases globally as a pandemic going to affect oil prices in the future? Briefly. So oil prices are clearly responding to the fact that there has been production cut and it has not been restored so far. So stockpiles has been coming down gradually and creating some kind of an artificial shortage to my mind. Eventually OPEC Plus will restore production to older levels and then we should see prices softening. I don't see oil prices sustaining at high levels for the long term. They can only go up in the short term as long as production cuts are not rolled back. I think sooner than later production will go up. They need to produce more oil and then prices should moderate. My own sense is that oil should be in 35 to 40 range per barrel. दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना स्टैंडर्ड लगातार 16वें सत्र में मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा और 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुआ. चांदी में भी तेजी का दौर बरकरार रहा और यह 576 रुपए के उछाल से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली गिरावट से $2,061 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी $28.36 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई. पुनीत, एक ऐसा ही सोना ही सिर्फ पूरे लॉकडाउन में या पूरे कोविड क्षेत्र में ऐसा रहा जिसने निवेशकों को भरपूर मालामाल किया है. अभी सोने में कितनी तेजी है? क्योंकि अगर हम बात करें क्रूड की, उसमें नरमी है. हम रियल एस्टेट की बात करें, उसमें बेहिसाब उसमें गिरावट है. सोने की तेजी अभी कितनी और नजर आती है? क्योंकि अब स्पेकुलेशन ये होता जा रहा है कि दिवाली तक सोना 60,000 के स्तर को आसानी से पार करेगा. देखिए अमित, ये कहना बहुत मुश्किल रहता है कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के लिए या किसी भी एसेट के लिए कि प्राइस कहाँ पीक करेगा. मैं ये देखता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स में अभी इस वक्त सोने के लिए बहुत ज्यादा एपिटाइट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और काफी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोने में कूद रहे हैं ये सोचकर कि ये हमको क्विक गेन्स दे देगा. और तो मैं ये कहूंगा कि सोना अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सोने की शॉर्ट टर्म मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2100 के आसपास से पहुंचा है और उम्मीद है कि और ऊपर जाएगा, पर शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं नॉर्मली कि कभी कभी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है. तो ये कहना मुश्किल है कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली यू आर राइट, देयर इज अ डिमांड फॉर गोल्ड और मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें अगले 2 या 3 वर्षों में शायद और बढ़ेंगी. अच्छा, सोने के साथ साथ चांदी ने भी निवेशकों को खूब मालामाल किया है. अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ महीने पहले चांदी जहाँ 36 से 40 हजार रुपए किलो के स्तर पे थी, वहां 77,000 रुपए अब तक का सबसे ऊंचा स्तर, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इतना स्तर ऊंचा स्तर चांदी ने अभी तक नहीं प्राप्त किया था. चांदी में किस वजह से तेजी है और ये कितनी स्थायी नजर आती है? Puneet, we have 30 seconds. So silver had really underperformed gold actually. काफी समय से सिल्वर में कोई डिमांड नहीं थी और अचानक हमने देखा कि जो लोग जिनको लगा कि गोल्ड बहुत बढ़ गया है, उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करी और बेसिकली इट इज ऑल ड्रिवन बाय लिक्विडिटी एंड स्पेकुलेशन राइट नाउ इन टू माय माइंड. पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद. धन्यवाद अमित. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks rise marginally amid negative global cues. Asian equity indices declined due to escalation in US-China tensions and increasing COVID-19 cases. And gold and silver prices hit all-time highs in the national capital. और चलते चलते आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर
वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक गतिरोध और कोरोना मामलों में बढ़त से एशियाई बाजारों में भी गिरावट और दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाई पर दर्ज। And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.